अविका, मिहिका, रागिनी और निकी एक गाड़ी में और सुमित, मिहिर और विशाल दूसरी गाड़ी में। सब लोग कुछ ही देर में मॉल पहुंचे। मौका देखते ही सुमित ने रागिनी का हाथ पकड़ उसे दूसरी तरफ ले आया। सुमित, क्या कर रहे हैं आप? तुमने जवाब अभी तक नहीं दिया। तुम चाहती थी ना मैं तुमसे पहले कहूं, तो मैंने कह दिया ना। अब तुम्हारी बारी। सुमित, मैं आपको कोई उम्मीद नहीं देना चाहती, बस इतना कहना चाहूंगी, मेरे लिए मेरे मम्मी पापा भगवान हैं और मेरी जिंदगी का हर फैसला वो लेंगे, मैं या कोई और नहीं। अगर उन्हें हम दोनों के रिश्ते से 1% भी एतराज हुआ तो मैं आपको कभी भी मिलना या देखना नहीं चाहूंगी। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। आई एम सॉरी। सुमित उसके दोनों हाथों को थामकर, रागिनी, मैं खुश हूं तुम्हारे इस फैसले से। और हाँ, जब प्यार सच्चा हो ना तो इसमें एक दूसरे की खुशी मैटर करती है। मेरे लिए तुम्हारी खुशी इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। और हम एक दूसरे की जिंदगी में हो ना हो, एक दूसरे के दिल में हमेशा रहेंगे ना? रागिनी भरी आंखों से मुस्कुराते हुए। सुमित ने उसके माथे को चूम लिया। रागिनी ने इस प्यार के एहसास को बंद आंख कर अपने अंदर तक महसूस किया। सब शॉपिंग मॉल में लगे हुए थे, पर अविका कहीं खोई हुई थी। उसे कबीर का यूं अचानक चले जाना, बात ना करना, सामने होकर भी नजरें उठाकर ना देखना दिल में हलचल पैदा कर रहा था। मिहिका उसके पास आकर, अभी देख, सुंदर है ना? अविका बिन देखे ही, अभी ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मिहिका ने पूछा। अविका उसकी तरफ देखकर, नहीं, कुछ नहीं, वो मैं ड्रेसेस के बारे में सोच रही थी। इतने सारे कपड़े कैसे कर पाऊंगी? मिहिका उसके चेहरे को देखते हुए, सच में यही सोच रही थी? हाँ दी, और क्या सोचूंगी। चलिए शॉपिंग कर ले, क्योंकि इसके बाद मैं नहीं आऊंगी, मुझे बहुत काम निपटाने हैं। मिहिका ने कहा, काम को छोड़कर भी कुछ सोच लिया करो। और कबीर क्यों नहीं आया, तुमने पूछा उससे? नहीं, मुझे नहीं पता, होगा कुछ काम उन्हें, अविका ने कहा। मिहिका ने मन में सोचा, इस लड़की का क्या होगा। खैर, शादी के बाद तो दोनों साथ ही रहेंगे, कभी ना कभी इसे भी एहसास हो ही जाएगा। तभी निक्की ने अविका के पास आकर कहा, भाभी, मुझे आपके और भाई के लिए कुछ खरीदना है, आप हेल्प कर दीजिए ना प्लीज। अविका सिर खुजलाते हुए, पर मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कुछ भी। मिहिका उसे अपनी तरफ खींचती हुई, डोंट से कि तुझे कबीर की पसंद नापसंद नहीं पता। अविका होठ बाहर निकालकर, सच्ची मुझे नहीं पता। क्या हुआ भाभी, आप करेंगी ना मेरी हेल्प? निकी ने कहा। अविका कुछ बोलती उससे पहले ही मिहिका, हाँ हाँ करेगी। रागिनी और सुमित दोनों भी उन सबके पास आ गए। सबने साथ शॉपिंग करी और कैंटीन एरिया में आ गए। मिस्टर शर्मा, हम सब सोच रहे थे शादी घर से ना करके बाहर से करें, तो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? रघुवीर जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर इतनी जल्दी वेन्यू बुक करना, और वो भी शादी के सीजन में, पॉसिबल नहीं है। मिहिर के पापा, जी भाई साहब, यही बात हमारे मन में भी आई थी जब मिहिर ने हमसे कहा था, पर बच्चों की खुशी देख हम कुछ कह नहीं पाए। मिस्टर शर्मा, उसकी चिंता आप लोग बिल्कुल मत करिए। गोवा में ठाकुर साहब की बड़ी सी हवेली है और उनका अपना फार्म हाउस भी है। वे होते तो भी अपनी बेटी की शादी उसी हवेली से करते। हमने सोचा उनकी इच्छा का मान भी रह जाएगा और बच्चों के भी मन की हो जाएगी। रघुवीर जी, अगर ऐसा है तो ठीक है, हम तो राजी हैं। ठाकुर साहब नहीं है तो क्या हुआ, अविका हमारी अपनी ही बच्ची है। सब लोगों ने कुछ देर बातचीत करी और विदाई ली। मिसेस शर्मा और मिस्टर शर्मा बाहर तक छोड़ने आए। कैंटीन में बैठकर चाय पीते हुए सब बातें कर रहे थे। वहीं विशाल और निकी बीच बीच में एक दूसरे की तरफ देख मुस्कुरा रहे थे। अविका विशाल से, कुछ नहीं कहते यार, अभी अभी गाड़ी चलाना सीख रहा हूं, तो धीरे ही ड्राइव करूं ना, हड़बड़ी में कहीं एक्सीडेंट हो गया तो। अविका उसे घूरते हुए, अच्छी बात नहीं कर सकते क्या? मिहिर, ये दोनों क्या खुसर फुसर करते रहते हैं? मिहिका ने कहा, पता नहीं, दोनों की आपस में बनती बहुत है ना, इसीलिए खुसर फुसर करते रहते हैं। और अभी जरूर किसी लड़की के बारे में डिस्कस हो रहा होगा। रागिनी ने कहा, इसको यही काम आते हैं, दूसरों की गाड़ी तो आगे बढ़ा देगी पर खुद की गाड़ी अटकी पड़ी है, उसकी फिक्र नहीं इसे।
तभी निकी ने सुमित से कहा, भाई चलें घर, मुझे कॉलेज के लिए नोट्स भी तैयार करने हैं। निक्की की बात पर मिहिर ने बिल पे किया और सब कैंटीन से बाहर आ गए। सुमित और निक्की घर आए और अपने अपने रूम में चले गए। सुमित रूम में आया तो कबीर सोफे पर लैपटॉप पर काम करते हुए ही लुढ़क गया था। उसने उसके पैरों के ऊपर से लैपटॉप उठाया और कंबल ओढ़ा दिया और खुद वापस रूम से बाहर चला गया। अविका के दिमाग से कबीर का ख्याल जा नहीं रहा था। ये पहली बार था जब कबीर ने उसे इग्नोर किया था और सामने होकर भी बात नहीं की थी। उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसने फोन उठाकर कबीर का नंबर डायल किया। फोन बज कर बंद हो गया पर रिसीव नहीं हुआ। अविका ने दूसरी बार कॉल किया। कबीर ने नींद में ही कॉल रिसीव किया और उनिंदी आवाज में हेलो कहा तो उसकी आवाज सुनकर ही अविका की धड़कनें तेज हो गई। कबीर ने एक साइड को करवट ली और सो गया। अविका ने उसकी सांसों की आवाज सुनी तो झट से फोन कट कर दिया। अविका ने अपनी धड़कनों को काबू में किया और टीवी ऑन कर हॉरर मूवी लगा ली। विशाल और मिहिका फ्री थे तो दोनों उसके पास ही चले आए। उसे मूवी देखते देख दोनों भी उसके अगल बगल बैठ गए। अविका को अपने बगल में किसी के बैठने की आहट महसूस हुई तो वो बिना देखे ही जोर से चीखी तो उसके साथ ही मिहिका और विशाल भी चीखने लगे। कुछ देर चीखने के बाद अविका ने अपने अगल बगल विशाल और मिहिका को देखा तो वो जोर से हंसने लगी। वहीं मिहिका ने उसे हंसते देख कुशन उठाया और उसे फेंक कर मारा। तीनों ही फिर से मूवी देखने लगे। जब भी कोई डरावना सीन आता तीनों एक साथ चिल्लाना शुरू कर देते। उनकी आवाज सुनकर मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा वहीं देखने चले आए। उनके आते ही तीनों फिर से चिल्लाने लगे। मिसेस शर्मा ने लाइट ऑन की और टीवी बंद कर दी। मिसेस शर्मा तीनों को घूरते हुए, नालायकों, कब सुधरोगे? भूतिया पिक्चर लाइट्स बंद करके देख रहे हो और चीख चिल्लाकर लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो। तभी अविका ने कहा, आंटी चिल्लाने से डर कम हो जाता है, आप भी आइए, हम सब मिलकर देखते हैं, फिर जोर जोर से चिल्लाएंगे। विशाल और मिहिका ने मुंह घुमाकर अविका को देखना शुरू कर दिया। अविका उन दोनों के मुंह पर हाथ रख धक्का देते हुए, नालायकों सुधर जाओ। कुछ दिन यूं ही बीत गए। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई कार्ड बंटवाने में तो कोई शॉपिंग में। अविका ने लगभग सारे ही आउटफिट रेडी कर लिए थे। इस बीच उसने जब भी फ्री होकर कबीर से बात करनी चाहिए, कभी बिजी हूं कहकर कॉल कट कर दिया तो कभी कॉल रिसीव ही नहीं किया। अविका भी बिजी थी इसलिए उसने भी गौर नहीं किया। एक दिन अविका किसी काम से मॉल पहुंची और कबीर भी मॉल में ही मौजूद था। अविका पर नजर पड़ते ही उसने अपने कदम दूसरी तरफ मोड़ लिए, पर अविका की नजरें उस पर पड़ चुकी थी। वो कबीर के पास गई तो कबीर ने अनदेखा कर जाना चाहा। अविका ने उसके हाथ पकड़ लिए। उसका स्पर्श पाकर कबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। इतने दिन कैसे वो उससे दूर रहा, ये सिर्फ वही जानता था। हर रात उसके सोने के बाद बालकनी से रूम में जाकर उसके सामने बैठकर उसे बिना छुए ही निहारते रहता और वापस घर चला आता। अविका ने उसे पलटते ना देख उसके सामने आकर खड़ी हो गई और कहा, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं? कबीर उसे देखकर अनजान बनते हुए बोला, तुम कब आई? सॉरी, मैंने देखा नहीं। अब मैं चलता हूँ, बहुत लेट हो गया है। कबीर जैसे ही जाने लगा, अविका ने कहा, कबीर क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है क्या? अगर लगी है तो आप बताइए ना, पर ऐसे देखकर भी अनदेखा तो मत कीजिए। कबीर एक बार फिर अनजान बनते हुए बोला, क्या कह रही हो तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा। खैर छोड़ो ये बात, हम बाद में बात करेंगे। अभी मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। कबीर ने एक बार फिर अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। अविका की आंखों में नमी तैर गई। उसने एक बार फिर कबीर के सामने जाकर कहा, कबीर आप इग्नोर कर रहे हैं? कबीर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, नहीं कर रहा हूँ। अविका नजर से नजर मिलाते हुए बोली, कबीर आप कर रहे हैं। कबीर उसके करीब जाकर बोला, क्या चाहती हो? क्या करूं ऐसा जिससे तुम्हें लगे कि तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा हूं? अविका अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, नहीं आप जाइए, आपको बहुत काम है। कबीर ने एक नजर अविका को देखा, फिर उसके करीब जाकर कहा, मेरा इग्नोर करने से फर्क पड़ रहा है? क्यों पड़ रहा है? प्यार करती हो मुझसे या? कबीर की बात पूरी होने से पहले ही अविका ने उससे दूर होकर कहा,
मुझे नहीं पड़ता फर्क, आप इग्नोर करें या कुछ भी करें। कबीर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। अविका जिस काम से आई थी उसे पूरा किए बिना ही बाहर निकली और कार में बैठकर चली गई। उसकी जाते ही कबीर फिर मॉल में से अंदर आया और जो वो अविका के लिए गिफ्ट खरीदने आया था वो सर्च करने लगा। अविका घर पहुंची तो उसे अब भी बुरा लग रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे कबीर के साथ बिताए पल याद आ रहे थे, जब वो उसके लिए प्यार से सब कुछ करता बिना झिझक के। आंखों में आंसू होने के बाद भी उसके फेस पर मुस्कुराहट फैल गई। मिहिका अंदर आते हुए बोली, कभी जागे सोए, कभी हंसते गाते, कभी तन्हा तन्हा, कभी आते जाते, दिल धड़कने लगे बेवजह बेसबब, क्या इसी को मोहब्बत कहते हैं सब? अविका ने अपने आंसू पोंछे और मिहिका की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। मिहिका उसके पास बैठते हुए बोली, न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था, अभी खो गया। अविका ने कहा, क्या हुआ दी, जीजू को छोड़कर कोई और मिल गया क्या? मिहिका ने कहा, मेरे मीहू जैसा कोई नहीं है, मैं तुम्हारे लिए गा रही थी। आजकल बड़ी खोई खोई सी लग रही हो, हमारे साथ होकर भी साथ नहीं होती हो, पहले की तरह हमारे साथ मस्ती नहीं करती हो, अपनी सोच में गुम अकेली बैठी रहती हो। अभी ये प्यार नहीं तो फिर क्या है? अविका ने कहा, दी सच बताऊं तो मुझे नहीं पता। मिहिका ने कहा, अच्छा छोड़ो इस बात को, ये बताओ तुमने कबीर के लिए गिफ्ट खरीदा? नहीं, गई तो थी लेने, पर कुछ समझ नहीं आया तो ऐसे ही वापस आ गई। वैसे तुम मेरे साथ चल सकती हो, मुझे भी तो तुम्हारे जीजू के लिए कुछ स्पेशल सा गिफ्ट लेना है। मिहिका उसके गाल खींचकर बोली, ऐसे उदास मत रहा करो, अच्छी नहीं लगती हो। दी कबीर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? पहले तो सब ठीक था, फिर अचानक से उनके बिहेवियर में चेंज क्यों आ गया? अविका ने पूछा। ऐसा कुछ नहीं है, वो काम में बिजी होगा। वैसे भी कुछ दिनों के बाद हम सबको गोवा के लिए निकलना है, तो जाने से पहले काम तो खत्म करना ही पड़ेगा ना। अविका ने हाँ में सिर हिला दिया। उधर कबीर सुमित के रूम में अपना काम कर रहा था और हिचकियां थी कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुमित बेड पर अधलेटा होकर बोला, आजकल बहुत हिचकियां आ रही है, कहीं कोई तुम्हें दिल की गहराइयों से याद तो नहीं कर रहा? ओह सॉरी, रही। कबीर ने उसे घूर कर देखा और पानी का ग्लास हाथ में उठा लिया। सुमित उसे देखते हुए बोला, कब से पानी पिए जा रहा है? एक बार नाम ले ले, क्या पता पानी पीने की जरूरत ही ना पड़े। पहला नाम ठाकुर साहब का जरूर लेना, क्या पता गलती से ही तुझे याद कर ले। कबीर ग्लास टेबल पर रख उसकी तरफ आया। सुमित उसे आते देख बेड के दूसरी साइड कूद गया और बोला, तेरी हिचकियां बंद करवा रहा था यार, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। कबीर बेड पर चढ़कर उसके ऊपर लपका। उसने मन ही मन अविका का नाम लिया और उसकी हिचकी सच में बंद हो गई। सुमित उसे अपने आप से छुड़ाते हुए बोला, देख तेरी हिचकी बंद हो गई, मैंने ठाकुर साहब का नाम लिया और तेरी हिचकी बंद हो गई। कबीर उसे बेड पर धक्का दे उस पर चढ़ते हुए बोला, साले कुछ भी बकवास से लॉजिक लगाता है, वो तो मेरा ध्यान भट गया था इसलिए हिचकियां बंद हो गई, समझा? सुमित ने लेटे हुए ही कहा, आजकल तो ठाकुर साहब से बात नहीं कर रहा, वजह जान सकता हूं? वो बेचारी कितनी परवाह करती है तेरी, उसकी आंखों में साफ दिखता है। जब भी मैं जाता हूं उसकी नजरें मुझ पर ना होकर मेरे पीछे होती हैं। उसकी आंखों में इंतजार साफ दिखाई देता है। तुझे न देखकर उसके चेहरे पर उदासी पसर जाती है। पिछले कुछ दिनों से वो सिर्फ जरूरत भर का बोलती है और मुस्कुराना तो वो भूल ही गई है। कबीर उसके बगल में लेटते हुए बोला, परवाह तो हम पालतू कुत्ते की भी करते हैं और इंतजार तो हम बड़े प्रोजेक्ट का भी करते हैं। तभी सुमित गुस्से से बोला, तू हर चीज को अपने काम से जोड़ना कब बंद करेगा? अगर यही सब करना है तो शादी क्यों कर रहा है उसके साथ? एहसान करना चाहता है? कोई गलती तुझसे हुई, उसकी सजा वो क्यों भुगते? कबीर भी उसके सामने बैठ गुस्से से बोला, कोई एहसान नहीं कर रहा, प्यार करता हूं मैं उससे और वही प्यार मैं उसकी आंखों में भी देखना चाहता हूं और दिखता है मुझे उसकी आंखों में अपने लिए प्यार, पर वो मानना नहीं चाहती। कहती है अविका ठाकुर इतनी आसानी से किसी पर अपना दिल नहीं हार सकती। तू नहीं जानता कितनी तकलीफ हुई मुझे जब उसने ये कहा। उसे उसकी तकलीफ दिखाई देती है, मेरी नहीं। उसका इंतजार तुझसे देखा नहीं जाता, उसकी उदासी नहीं देखी जाती। और मेरा क्या? उसे मेरा प्यार, मेरी परवाह कुछ नजर आता है? मैं मर रहा हूं, जी रहा हूं, कोई परवाह नहीं। मेरी फीलिंग्स की तो उसने कभी परवाह ही नहीं की। कबीर की आंखों से आंसू लुढ़क गए। सुमित ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया,
उसने कभी सोचा ही नहीं था इतनी खामोशी के पीछे इतना शोर हो सकता है। अविका अपने रूम में बैठी हुई थी। उसकी आंखों से भी अचानक ही आंसू की कुछ बूंदें गाल पर लुढ़क आई। प्यार दोनों को था, पर कहना दोनों ही नहीं चाहते थे। अगली सुबह अविका ने फैशन हाउस जाकर जल्दी जल्दी अपने काम निपटाए। उसके बाद मिहिका, अविका और रागिनी तीनों ही मॉल चली गई। मिहिका ने मिहिर के लिए एक अच्छी सी ब्रांडेड वॉच खरीदी। अविका ने बहुत देर तक गिफ्ट ढूंढा, तब जाकर उसकी नजर एक खूबसूरत सी रिंग पर पड़ी जो गोल्ड की थी और उसके बीचों बीच डायमंड लगा हुआ था। अविका ने रिंग खरीदी, उसे साइज नहीं पता था तो उसने अपनी उंगली से कुछ बड़ा साइज खरीद लिया। कबीर के लिए रिंग खरीदकर उसकी आंखों में पहले जैसी चमक और होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट फैल गई थी, जिसे रागिनी और मिहिका ने नोट किया था। रागिनी ने भी सुमित के लिए डायमंड का रिंग खरीदा था। शॉपिंग के बाद तीनों ने मूवी देखी और फिर बीच पर जाकर गोलगप्पे और चाट का मजा लिया और रेत पर जाकर बैठ गई। रागिनी, अभी अच्छा हुआ तेरा ससुराल यही है और दीगा भी। कम से कम हम लोग यहाँ आकर मस्ती कर पाएंगे और गोलगप्पे भी खा पाएंगे। हाँ, और तेरी भी, अविका ने कहा। मिहिका ने दोनों को हैरानी से देखा तो रागिनी ने उसके सिर पर टपली मारी। अविका दोनों को बारी बारी देखते हुए, अरे मेरा मतलब अंकल आंटी भी तुझे अपने से दूर नहीं भेजेंगे तो हुआ ना, तेरा ससुराल भी मुंबई में। मिहिका ने दोनों को शक भरी नजरों से देखा तो दोनों ही दूसरी तरफ देखने लगी। अविका ने कुछ बच्चों को पकड़म पकड़ाई खेलते देखा तो वो भी खेलने पहुंच गई। मिहिका उसको देखते हुए, अब ये चीटिंग करेगी बच्चों के साथ भी। रागिनी मुस्कुरा दी और दोनों ही उसे खेलते हुए देखने लगी। अविका बच्चों के साथ खेलती और पकड़ में आने के बाद भी नहीं मानती तो बच्चे उसे खिलाने से मना करने लगे और अविका वहीं बीचों बीच मुंह बनाकर बैठ गई। उसे बैठे देख बच्चे भी उसके पास जाकर बैठ गए और अविका से बात करने लगे। कुछ देर बाद मिहिका और रागिनी उसे खींचकर कार तक ले गई। तीनों घर पहुंची। सबने अपना अपना सामान पैक कर लिया था। अगले दिन तीनों फैमिली गोवा पहुंचने वाली थी, वो भी एक ही बस में। मोहित और माही को भी अविका ने एक दिन पहले ही बुला लिया था। सबकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। मीनू जी ने नीलिमा जी को भी कॉल लगाकर आने के लिए कहा तो पहले तो वे मना कर गई, पर निशी के कहने पर वे मान गई। निशी नीलिमा जी से, चाची क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? मैं कबीर जी और आंटी से माफी मांगना चाहती हूँ। अगर मैंने अब माफी नहीं मांगी तो मेरे दिल पर ये बोझ रह जाएगा और मैं चाहकर भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज चाची। नीलिमा जी, बेटा मैं इसका फैसला नहीं ले सकती। अगर मीनू कहेगी तो ही मैं तुझे अपने साथ ले जा सकूंगी। आप उन्हें कॉल करिए ना, शायद वो मान जाए। नीलिमा जी ने उसे देखते हुए मीनू जी को कॉल लगाया। मीनू जी ने कॉल रिसीव किया और बोली, नीलू मुझे पता है मेरी कबीर से ज्यादा तुम्हें अपनी भतीजी प्यारी है और मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूंगी आने के लिए। इसके बाद जो तुम्हारी मर्जी। नीलिमा जी ने कहा, मीनू हम सब तो आएंगे ही, पर निशी भी आना चाहती है। उसे अपने किए का पछतावा है और वो तुमसे माफी मांगना चाहती है। मीनू जी ने कहा, मैं भी चाहती हूँ वो आए और अपनी आंखों के सामने कबीर की शादी किसी और से होते देखे और अपने दिलो दिमाग से कबीर को निकाल दे। पर एक बात और कहना चाहती हूँ, इस बार अगर उस लड़की की वजह से मेरे बेटे या उसकी बीवी को कोई भी नुकसान पहुंचा तो मैं उसे सीधे सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगी। रखती हूँ, शादी वाला घर है और ढेरों काम है। मीनू जी ने फोन रखते ही अपने आंसू साफ किए और पैकिंग में लग गई। नीलिमा जी ने निशी की तरफ देखा जो बड़ी उम्मीद से उनकी ही तरफ देख रही थी, तो उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। निशी खुशी से उनके गले लग गई। नीलिमा जी ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, पिछली बार हम सब ने तुम्हें माफ कर दिया था, पर इस बार अगर तुमने ऐसी वैसी कोई भी हरकत की तो समझ लेना तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। तुम्हारी पिछली गलती की वजह से भाई साहब पर क्या बीती है तुम देख ही रही हो। इस बार ऐसा कुछ भी मत करना, हमारी लाज रख लेना। रोहन उनके पास आकर बोला, मम्मा आप इसे लेकर ही क्यों जा रही हैं वहां? निशी ने उसे देखा और अंदर चली गई। नीलिमा जी उसे जाते हुए देख, मैं भी चाहती हूँ कि ये अपनी आंखों के सामने कबीर को किसी और के साथ शादी के बंधन में बंधते देखे और इसका ये जुनून खत्म हो। नीलिमा जी इतना कहकर अंदर चली गई और रोहन वहीं बैठ गया। उसे भी वो दिन याद आया जब निशी की उस हरकत की वजह से उनके परिवार पर लोगों ने कीचड़ उछालना शुरू कर दिया था और ये बात उसके ससुराल तक भी किसी रिश्तेदार ने पहुंचा दी।
जिससे उन लोगों ने यह रिश्ता ही तोड़ दिया और रोहन की शादी टूट गई। अब वो निशी की वजह से कबीर की शादी टूटने नहीं देना चाहता था। उसने रूम में जाकर अपनी पैकिंग की और बेड पर जाकर लेट गया। कबीर खुश था कि अब अविका हर टाइम उसकी आंखों के सामने होगी। सब जाग रहे थे। अविका अपने मम्मी पापा के रूम में उनकी तस्वीर के सामने बैठी थी और उनसे बात करते हुए कभी हंस देती तो कभी रो पड़ती। मिहिका और मिहिर अब भी फोन पर बिजी थे और रागिनी और सुमित भी आने वाले दिन के लिए एक्साइटेड थे। मीनू जी ने कबीर का पूरा रूम सेट कर दिया था, पर उन्होंने अब तक किसी को भी उस रूम में जाने नहीं दिया था। वो चाहती थी कबीर अविका के साथ ही इस रूम में जाए। कबीर हमेशा से उनसे दूर रहा, इसलिए भी वो मीनू जी का और सबका लाडला था। अगले दिन सुबह ही नीलिमा जी, रोहन और निशी मुंबई पहुंच गए थे। बस भी आ चुकी थी और सब रेडी थे गोवा जाने के लिए। कबीर ने नीलिमा जी को देखते हुए उनके पैर छुए और रोहन से गले मिला। उनकी नजर जैसे ही निशी पर गई, उसका मुस्कुराता चेहरा गंभीर हो गया। बाकी सब भी उनसे मिले। रश्मि ने तो निशी को देखते ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया। रश्मि, पता नहीं इस चुड़ैल को बुलाया ही क्यों है। अब पता नहीं शादी में कौन सा कांड करेगी। मुझे तो इसके लक्षण ठीक नहीं लगते। अभी भी कबीर पर ही नजर है इसकी। प्रताप उसका हाथ दबाते हुए, रश्मि थोड़ा धीरे, और इस बार हम सब हैं। रश्मि फिर से निशी की तरफ घूर कर देख बड़बड़ाते हुए, पुणे में हम सब थे, क्या ही कर लिया हमने। प्रताप, तब पता नहीं था ना इसके मन में क्या है, पर अब जब पता है तो हम इसे हमारे कबीर की खुशियों में आग नहीं लगाने देंगे। सब लोग कार में बैठकर निकले। सबको बस की लोकेशन पर पहुंचना था। मिहिर की फैमिली पहले ही बस के पास पहुंच चुकी थी। अविका घर से बाहर निकलकर एक बार पलट कर देखते हुए, अंकल, मैं शादी के बाद पहले यही आना चाहती हूँ। मेरी विदाई इसी घर से होगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मिस्टर शर्मा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए हाँ में सिर हिला दिया। आज उन्हें भी अविनाश जी की याद आ रही थी, जो हमेशा अविका की शादी के लिए मिस्टर शर्मा के साथ प्लानिंग शेयर करते रहते थे। सब कार में बैठ बस लोकेशन पर पहुंचे और बाहर ही खड़े होकर राठौड़ फैमिली का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में वो लोग भी पहुंच गए। मीनू जी ने अपनी बहन और रोहन और निशी का परिचय सबसे करवाया। अविका और नीलिमा जी ने पैर छुए और रोहन और निशी को हेलो कहा। बदले में उन दोनों ने भी मुस्कुराकर हेलो कहा। सबका सामान बस की डिग्गी और बस के ऊपर रखा गया। सारे बड़े लोग आगे बैठ गए और बाकी सब पीछे अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। रागिनी अकेले ही आई थी। अर्चना जी और मिस्टर अग्रवाल शादी वाले दिन ही पहुंचने वाले थे। रागिनी, मिहिका, अविका, माही, निकी, रश्मि और निशी सब पीछे की सीट पर साथ में बैठ गई। लड़के लोग अपने अपने हिसाब से जहां जगह मिली वहां बैठ गए। सब चाहते तो थे कि अपनी अपनी पार्टनर के साथ बैठें, पर बड़े लोगों के होते हुए ऐसा हो नहीं पाया। निशी की नजरें अब भी कबीर पर थी और कोई था जिसकी नजरें रोहन पर थी।